नमस्कार। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ राजपाल एंसेंस और मीरा जौहरी जी का कि कोरोना काल में पत्रकारिता के ऊपर चर्चा करने का एक मौका उन्होंने दिया। और वो लगातार जिस तरह से यह समूह ऐसे मुद्दों पे बातचीत कर रहा है जिन पर अक्सर जो पब्लिकेशन समूह है वो कम बात करता है, तो ये बहुत साहस का काम है और बहुत ज़रूरी काम है। इसके लिए आप लोगों को साधुवाद। यहाँ पर मैं एक चीज, जब हम पत्रकारिता पर बात करने जा रहे हैं, पत्रकारिता का क्या हाल चाल है, किस तरह से, सवाल सिर्फ पत्रकारिता का नहीं, सवाल यह है कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का एक खंबा माना जाता है। उस चौथे खंबे ने किस तरह से देश में जो आपदा है, जो कोरोना संकट है, जो लॉकडाउन का संकट है, इस संकट को हमने बतौर पत्रकार, बतौर मीडिया घराने, बतौर लोकतंत्र के चौथे खंबे कैसे देखा, कैसे समझा, इससे कैसे रिएक्ट किया, हमारा नजरिया क्या था, हम किस तरफ खड़े थे, इन तमाम चीजों पर बात करना बेहद जरूरी है। कम से कम आज, क्योंकि अब तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए। आज 68 डे है। 25 तारीख से शुरू हुआ लॉकडाउन भारत में, उससे पहले कोरोना का संकट था। तब से लेकर आज तक अगर आप देखिए तो मुझे बर्तोल्ट ब्रेख्ट की एक जो कविता है, बहुत मेरे प्रिय कवि हैं वो, कि हमें दुख के बारे में नहीं, दुख के कारणों के बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं अपनी बात पत्रकारिता का जो हाल है यहाँ से शुरू करती हूँ कि क्या हम, जो ये दुख हमारे ऊपर छाया है, या जो अभूतपूर्व संकट हमारे ऊपर छाया है, हम इसे कैसे देख रहे हैं, पत्रकारिता इसे कैसे देख रही है। इसके दो पहलू हैं और मैं चाहती हूं कि उन पर हम क्रमवार ढंग से बात करें। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जिस समय देश पर यह संकट आया, दुनिया भर का यह संकट है, हम दुनिया का हिस्सा हैं। भारत में जब यह संकट आया, उस समय भारत में अलग अलग ढंग की चीजें, अलग अलग ढंग से इससे लड़ने के तरीके सोचे गए, उस पर चर्चा की गई और मीडिया का उसमें एक दूसरे ढंग की योगदान रहा कि लोगों तक आप जानकारी पहुंचाएं, लोगों तक ये पहुंचे कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो पूरा का पूरा परसेप्शन क्रिएट किया गया, वो परसेप्शन किस तरह से बिल्कुल ही इनह्यूमन ढंग का विकसित होता चला गया। जो देश का अदृश्य हिस्सा है, अदृश्य भारत है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे कि उसके बारे में हमारा नजरिया कैसा रहा। लेकिन उससे पहले जब ये संकट शुरू हुआ, जब लॉकडाउन की पूरी पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, सबसे पहली चीज जो मीडिया ने की, एक दूसरे ढंग का खौफ, एक दूसरे ढंग की आप यूं कहिए कि जो डराने की या अपराधी बनाने की जो पूरी की पूरी कोशिश सरकारों के द्वारा की जा रही थी, मीडिया उसमें चाहे अनचाहे शामिल हो गया। और यहाँ पर मैं आपके साथ रखना चाहूंगी कि लॉकडाउन के समय, उसके बाद जो खबरें आई, उन खबरों में जो बहुत अहम खबर थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जो शीर्ष मीडिया घराने हैं, उनके मालिक हैं, उनके जो संपादक हैं, उनके साथ जो बैठक की, और उस बैठक में तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ के जो अहद किया, उन्होंने बताया कि वह इस संकट, इस लॉकडाउन के बारे में पॉजिटिव खबरें छापेंगे। और यह मुझे लगता है पत्रकारिता का जो भूमिका रही कोरोना काल में, इसकी शुरुआत वहां से हम देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया ने अपना जो बुनियादी स्वरूप होना चाहिए, बुनियादी जो हमारा कमिटमेंट अपने पाठक, अपने दर्शक के प्रति होना चाहिए, वहां से समझौता करके हमने खबरों को पॉजिटिव और निगेटिव में इस संकट के दौरान बांट दिया गया। और कुछ अखबार तो बाकायदा सब हेड के साथ छापते हैं पॉजिटिव न्यूज, निगेटिव न्यूज। क्योंकि यहाँ पे बहुत दिलचस्प बात यह है कि क्या चीज पॉजिटिव है और पॉजिटिव किसके लिए है। क्या यह पॉजिटिव मध्यम वर्ग के लिए है? क्या यह पॉजिटिव
उस मजदूर के लिए है? क्या यह पॉजिटिव उद्योगपति के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, या आम भारतीय नागरिक के लिए है? ये जो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज का खेल शुरू हुआ, मुझे लगता है ये बेहद चिंताजनक खेल था, और जिसका असर बहुत गहरे तक पड़ा, क्योंकि हमने राइट टू डिसेंट या सवाल पूछने का जो हमारी फैकल्टी है, जो लोकतंत्र का बहुत बुनियादी स्वरूप है, बुनियादी कारक है कि हम सवाल पूछें, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके सवाल पूछें, हम सरकार से सवाल पूछें, जवाब मांगे उनसे। और सवाल यह है कि अगर हम यह कमिट कर दें कि हमें सिर्फ पॉजिटिव दिखाना है, तो क्या हम सिर्फ वही खबरें दिखाएंगे? क्या सिर्फ हम थाली बजाता हुआ मध्यम वर्ग दिखाएंगे जो बालकनी में खड़ा हुआ है? क्या हम सिर्फ वो लोग दिखाएंगे जो दिए जला रहे हैं, जो पटाखे जला रहे हैं? या ये जो पूरा का पूरा नरेशन विकसित किया गया कोरोना दौर में, युद्ध का, युद्ध से लड़ने वाले लोगों का, वॉरियर्स के बारे में बात हो रही थी। सारे लोग एक तरह से होड़ लगी हुई है कि हम किसे कोरोना योद्धा कहें। अगर आज देखिए, जब 60 से अधिक दिन हो गए लॉकडाउन के, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। यह जंग नहीं है जिस जंग को हम कल परसों तरसों में जीत लेंगे। इट्स गोइंग टू स्टे। कोरोना विश्व में रहने वाला है, और मनुष्य को इसके साथ जूझते हुए, लड़ते हुए जीना सीखना होगा। ऐसे समय सोचिए कि ये जो सारी शब्दावली हमने विकसित की, कि अगर हम इतने बार शंख बजाएंगे, इतने दिए जलाएंगे, इतने बार थाली पीटेंगे या यज्ञ करेंगे, तो सारा का सारा जो संकट है वह दूर हो जाएगा। मैं ये तमाम चीजें इसलिए कह रही हूं कि ये सब काम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा का मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने 24 घंटे किया। और इससे हुआ ये कि जो एक वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए थी इस अभूतपूर्व संकट से लड़ने के लिए, इस वैश्विक आपदा से लड़ने के लिए, वह वैज्ञानिक सोच हमने किनारे रख दी। हमने यह मान लिया कि बस कुछ चीजें हम कर लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। और इसके बाद हमें दिखाई देता है कि जो दूसरा बड़ा संकट सामने आया, वह आया जब हमने एक खास समुदाय को अपने निशाने पर लिया। हमने मुसलमानों को, तबलीगी जमात का जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई, उसके बहाने हमने उन्हें दुश्मन नंबर 1 बताया। जब मैं कह रही हूं हमने तो मैं यह सोच के आपसे बात कर रही हूं कि इसमें जो मुख्य धारा का मीडिया है, जिसमें मुझे यहाँ कहने में कोई संकोच और हिचक नहीं है कि इसमें बहुत शर्मनाक भूमिका जी न्यूज की रही, रिपब्लिक टीवी की रही, टाइम्स नाउ की रही, और बाकी और चैनलों की रही जिनके नाम लेने यहाँ लिस्ट बहुत लंबी है। इसके साथ साथ तमाम अखबारों ने भी जिस तरह का भ्रम, जिस तरह की अफवाह, कोई कहाँ थूक रहा है, कोई कहाँ क्या कर रहा है, ये जो पूरा का पूरा माहौल बनाया गया, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि कोरोना का जो वायरस है, इस वायरस से ज्यादा खतरनाक नफरत का वायरस है। और नफरत इतनी ज्यादा फैला दी गई कि हर तरफ से लोगों को डर लग रहा था कि अगर यह समुदाय के लोग, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, हमारी भारत में रहने वाला इतना बड़ा जो समुदाय है, ये सारा का सारा एक संदेह के घेरे में डाल दिया गया। अब आलम देखिए, मैं तो इतने साल से पत्रकारिता में हूं, मैंने पहली बार देखा कि पुलिस को डर लगने लग गया। मीडिया जिस तरह की खबरें चला रहा था, उनका खंडन करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र पुलिस तक को ट्वीट करने पड़ गए। उनको कहना पड़ गया कि ये जो चैनल्स दिखा रहे हैं यह सही नहीं है, यह अफवाह है। ऐसा इंसिडेंट, मतलब ये एक दो इंसिडेंट नहीं है, लगातार हो रहे थे जहां पे पुलिस को सामने आकर ट्विटर हैंडल से प्रकाशित खबरों को, टीवी चैनलों पे दिखाई जाने वाली खबरों को, अखबारों में छपी खबरों को बाकायदा बोलना पड़ा उन्हें, उनका जिक्र अपने ट्वीट में करना पड़ा, सार्वजनिक तौर पर उन्हें बाहर आना पड़ा, प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पड़े और कहना पड़ा उन्हें
कि जनाब आप जो दिखा रहे हैं यह सरासर 100% फेक न्यूज है, गलत खबर है। और आप देखिए कि उस समय ये जो पुलिस प्रशासन है, इनको सहारा कहाँ मिलता है? इनको सहारा मिलता है प्रतीक सिन्हा की जो ऑल्ट न्यूज है, एक जो वेबसाइट वो चलाते हैं, उसका सहारा उन्हें लेना पड़ता है। जो ऑल्ट न्यूज है, प्रतीक सिन्हा जो चलाते हैं अपने साथियों के साथ, एक छोटा सा समूह है। ये लगातार पिछले कुछ समय से बहुत ही सजग प्रहरी की तरह से तमाम जो फेक खबरें आती हैं, फेक वीडियोस आते हैं, इनका पर्दाफाश करते हैं। इनको ट्वीट करने के लिए पुलिस को सामने आना पड़े, ऑल्ट न्यूज का सहारा लेना पड़ गया। इससे यह समझिए कि संकट कितना गहरा था। महाराष्ट्र में तो कुछ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर करने की बात तक करनी पड़ गई पुलिस को, क्योंकि वो लगातार 24 घंटे अपने टीवी चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ नफरत परोस रहे थे। उनके लिए कोरोना का संकट बड़ा नहीं था, उनके लिए मुसलमानों को देश का दुश्मन नंबर 1 बताना जरूरी था। तो यहां पर आलम ये हो गया था उस दौरान कि देश के जो हुक्मरान हैं या जो राइट विंग फोर्सेस हैं, वे जितना बोल रही थी नफरत के बारे में, उससे कई गुना ज्यादा नफरत परोसने लग गया मीडिया। और मीडिया पर काबू पाना उस समय पुलिस प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल सा नजर आता है। तो ये जो एक दौर मीडिया का इस दौरान हमें दिखाई दिया, उससे ये भी पता चला कि जो संकट है वह कितना गहरा है। ये जो अंदर से सोच हमारे बैठ गई है कि हमें कोई दुश्मन तलाश लेना चाहिए, कभी वो दुश्मन चीन हो जाता है, कभी वो दुश्मन मुसलमान हो जाता है, कभी वो दुश्मन प्रवासी मजदूर हो जाता है। तो ये दुश्मन की जो खोज मीडिया में है कि कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसे आज बेचना है, जिसे लाइव प्राइम टाइम में हमें निपटा देना है और टीआरपी हमें हासिल कर लेनी है। तो इस तरह से एक जो बहुत गहरा संकट पत्रकारिता का जो उभर कर आया इस कोरोना संकट में, वह यह था कि भीतर तक अवैज्ञानिक सोच कितनी गहरी है हमारे अंदर, भीतर तक हम कितना नफरत करने वाले हो सकते हैं कि कोरोना जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल चैनल्स करते रहे और कहीं से भी कोई लगाम नहीं थी। दूसरा जो सबसे बड़ा संकट इस दौर में दिखाई दिया कि आप कितनी भी नफरत परोस दीजिए, किसी नेता के खिलाफ कितनी भी गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर लीजिए। सोनिया गांधी के खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने जो किया टाइम रिपब्लिक टीवी पे, तो बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन लगाम कहीं नहीं लगाई जा सकती। जो सेल्फ रेगुलेशन की बात तमाम लोग करते रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि सरकारें दखल नहीं दें, सरकारें कंट्रोल नहीं करें, लेकिन वहां पर यह तो दिखाई दिया हमें कि कुछ पत्रकार जो सत्ता के बहुत ही दुलारे हैं, जो सत्ता का प्रोपेगेंडा नीचे तक फैलाने का काम करते हैं, वे कुछ भी करते रहे इस दौरान, लेकिन उन पे कंट्रोल करना, उन्हें काबू पाना, उन्हें रोकना, ये सिस्टम कम से कम भारत में लोकतंत्र में अभी तक विकसित नहीं हुआ है। तो ये चीज जो दिखाई दी, यह एक बहुत घनघोर संकट मीडिया का हमें उस दौरान दिखाई दिया। लेकिन ठीक इसी समय एक तरफ ये टीवी चैनल या अखबार इस तरह की नफरत वाली खबरें परोस रहे थे, और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है कि पत्रकारों की एक दीवानी सी टीम सोशल मीडिया पे सक्रिय हो, यूट्यूब चैनल्स पे सक्रिय हो, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे सक्रिय हो, वह सच के साथ खड़े होने का साहस उठा रही थी। उसने सही को सही कहने का साहस उठाया, उसने चुनौती दी कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वह गलत है। और ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं नजर आई मीडिया में। ऐसे लोग भी काफी बड़े पैमाने पर मीडिया में दिखाई देते हैं। छोटे छोटे जो वेबसाइट्स हैं जिनकी पहुंच लगातार बढ़ रही है, कुछ वेबसाइट से मैं जुड़ी हुई हूँ, जैसे न्यूज क्लिक जो वेबसाइट है, जैसे वायर जो वेबसाइट है, स्क्रोल ने जो काम किया, जनचौक ने जो काम किया, जनज्वार ने जो काम किया, ये तमाम जो खबरें हैं, ये तो सिर्फ हम हिंदी का नाम ले रहे हैं, उत्तर भारत की तरफ के नाम ले रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम वेबसाइट्स, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल्स
देश के कोने कोने में हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब ये लोग लगातार सच को सच कहने का साहस दिखाते रहे, उसका एक असर पड़ा। जब इस तरह के जो सही वीडियोस सामने आते रहे, उसका एक असर पड़ा। खास तौर से जो एक असर पड़ा वो हमें दिखाई देता है, उस समय असर दिखाई दिया जब क्वारंटीन करने की जो पूरी प्रक्रिया थी, उसे लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग मीडिया में हो नहीं रही थी कि किस तरह का भेदभाव हो रहा है, किस तरह के संकट में लोग जूझ रहे हैं। जब जो छोटे छोटे वीडियोस आने शुरू हुए इन तमाम सेंटर्स से, जहाँ पे लोगों को रखा गया हुआ था, जहाँ पे उन्हें पानी नहीं मिल रहा, नमक नहीं मिल रहा, नोएडा के क्वारंटीन सेंटर से जब खबरें आई, व्यक्तिगत तौर पे क्योंकि मैं जानती रही उस पूरी प्रक्रिया को, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तब पता चला कि ये जो नफरत पहले लोग उगल रहे थे टीवी चैनल्स पर, अखबारों के जरिए, उसने किस तरह से देश की एक बड़ी आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने का काम किया है, करवाने का काम किया है। और धीरे धीरे एक माहौल ये भी बनना शुरू हुआ, एक प्रेशर बनना शुरू हुआ कि ये जो सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स में ठीक ढंग से अनाज पहुंचाया जाए, ठीक ढंग से राशन पहुंचाया जाए। आपको याद होगा एक सेंटर के बारे में वीडियो आया था छोटा सा, जो कि टीवी चैनल्स पे भी बाद में दिखाया गया कि किस तरह से जानवरों को भी जिस तरह से खाना फेंका नहीं जाता, वैसे खाना फेंका जा रहा था। वहां पर पानी की बॉटल्स फेंकी जा रही थी और उसका असर पड़ा। वहां पर प्रशासन को माफी मांगनी पड़ी, प्रशासन को कहना पड़ा कि वो इंतजाम करेगा ठीक ढंग से। तो ये दौर भी हमने इस छोटे सा जो हमारा पीरियड बीत रहा है, उसमें भी हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि ऐसे तमाम पत्रकारों पर किस तरह के मामले बने, एफआईआर हुई, और खास तौर से जो थोड़े दूर दराज के पत्रकार हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हों, गुजरात के हों, उत्तर प्रदेश के हों, जो सही खबरें दिखा रहे थे, चाहे वो गुजरात के पत्रकार हों या हिमाचल प्रदेश जहां के मामले हमारे सामने आए भी, वहां पर आप पाएंगे कि वे पत्रकार जो दिखा रहे थे कि सरकार जो राहत काम कर रही है वो सही नहीं है, इससे बहुत दिक्कतें हैं, जैसे ही उन्होंने उन खबरों को दिखाया, उन पत्रकारों के खिलाफ तुरंत सरकारी मशीनरी सक्रिय होती है, उनके खिलाफ एफआईआर होता है। गुजरात में तो एक पत्रकार के ऊपर सेडिशन का केस लगा दिया जाता है। ये सारी चीजें इसी कोरोना काल में हो रही हैं कि एक तरफ जो पत्रकार सही ढंग की खबरें दिखा रहे हैं, उनके प्रति सरकार का क्या रवैया है। जब अभूतपूर्व लॉकडाउन रहता है, जब पहले दौर का लॉकडाउन जहां पे बिल्कुल आवाजाही रुकी हुई थी, उस समय हमने देखा कि वायर वेबसाइट के जो संस्थापक सदस्य हैं, सिद्धार्थ वरदराजन, वरिष्ठ पत्रकार, उनको नोटिस देने के लिए अयोध्या से पुलिस यहाँ पहुंच जाती है दिल्ली। क्यों? क्योंकि एक खौफ का माहौल पैदा करना था। तो ये सारी चीजें ठीक उसी समय हो रही हैं जिस समय कोरोना का संकट चल रहा है। तो मीडिया में एक तरफ तो ये हमें दिखाई दिया कि जब नफरत की एजेंसी, नफरत का वायरस फैलाना था और बुनियादी चीजों से दिमाग डाइवर्ट करना था, क्योंकि उस समय इस देश को जानना यह जरूरी था कि हमारे पास कोरोना संकट से लड़ने के लिए आखिर कितने अस्पताल हैं, कितने पीपीई हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं। ये सारी चीजों पे चर्चा करने के बजाय, एक दबाव बनाने के बजाय, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नफरत का वायरस फैलाने में लगा हुआ था। और आज जब हम बात कर रहे हैं तब आपको दिखाई देगा कि मीडिया में एक तब्दीली आई है। ये जो तमाम मीडिया हैं, इसमें मीडिया के अंदर क्या चल रहा है उस पर भी मैं आपसे शेयर करूंगी, आपसे बात करूंगी, क्योंकि मीडिया के अंदर हम बहुत कम बात करते हैं। मीडिया के बाहरी स्वरूप पे तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन मीडिया के अंदर पत्रकारों का क्या हाल है इस पे हम बहुत कम बात करते हैं। तो आप देखिए कि इसके बाद जो दूसरा दौर शुरू होता है, दूसरा दौर तब शुरू होता है जब बड़े पैमाने पर देश का जो मेहनतकश है, देश का जो गरीब है, जिसे प्रवासी मजदूर कहा जाता है, जिसे माइग्रेंट वर्कर कहा जाता है, यह अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर घर की तरफ, गांव की तरफ चलना शुरू होता है। यह है अदृश्य भारत। यह वह भारत है जो अभी तक बिल्कुल दिखाई नहीं देता रहा है, जिसे नीति निर्धारक
देखना सुनना नहीं चाहते, जिनके बारे में प्रधानमंत्री अपने पहले और दूसरे संबोधन में बात करना तक गवारा नहीं करते। यह भारत जब सड़क पर उतरता है बिल्कुल दूसरा नजारा बनता है। शायद आजाद भारत ने इस तरह का दृश्य देखा ही नहीं। जानकार बताते हैं कि शायद पार्टीशन के समय इस तरह की भीड़, इस तरह से लोग सर पे गट्ठर बांधे किसी भी तरह से किसी भी कीमत में एक जगह से दूसरी जगह बाल बच्चों को लेकर जाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन शायद वह भी सरहद के आसपास के इलाके में रहे होंगे। लेकिन इस बार हमें क्या दिखाई देता है? चेन्नई, बेंगलोर, कहां से, सूरत से लोग, देश के तमाम इलाकों से लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं। और यह तुरंत नहीं शुरू हुआ, यह शुरू हुआ लॉकडाउन के कुछ समय बाद। यह शुरू तब हुआ जब देश के मेहनतकश जनता को इस बात से विश्वास उठ गया कि उसकी मदद के लिए कोई सामने आएगा, सरकार उसे कोई मदद मुहैया कराएगी। उसे लगा कि वह शहर में, जिस शहर का निर्माता है वह, उस शहर में वो भूखे मर जाएगा, बच्चे को दूध तक नहीं पिला पाएगा, क्योंकि उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं रह गया था। और शायद भारतीय मीडिया ने, भारतीय पत्रकारों ने इस तरह का विहंगम, दिल दुखलाने वाला, खौफनाक दृश्य देखा नहीं था। मैंने तो कम से कम अपनी जिंदगी में इस तरह से लाखों लोगों को तपती धूप में, रात के अंधेरे में जाते नहीं देखा। बिना किसी सुविधा के नंगे पैर वे चले जा रहे थे। और तब नरेशन थोड़ा बदलता है। जो नफरत का नरेशन मीडिया में बिल्डअप हुआ था, आप पाते हैं कि इन मजदूरों ने, जो पूरी की पूरी तरह से इन शहरों को, अर्बन पॉपुलेशन की नजर में अदृश्य रहे, उन्होंने अपनी मौजूदगी को जब दर्ज कराया, तब इन्हें अनदेखा करना कितना भी दक्षिणपंथी टीवी चैनल हो, अखबार हो, मुश्किल हो गया कि हम इनके बारे में रिपोर्ट ना कर पाए। क्यों? क्योंकि यह सबसे बड़ी हकीकत थे, सबसे बड़ी खबर ये थे। हालांकि इसमें भी खबरें अलग अलग ढंग से होती रहीं। जब दिल्ली के आनंद विहार में बस अड्डे पे वे जुटते हैं, जिस तरह से खबरें आती हैं, उस समय एक सेक्शन ये दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरह से ये लोग कितने अपॉर्चुनिस्ट हैं, कितने ज्यादा अपने मतलबी लोग हैं, कि ऐसे संकट में भी ये प्रधानमंत्री के लॉकडाउन की अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। क्यों जाना चाह रहे हैं? ये सारी चीजें भी डिबेट में चली। लेकिन दुख इतना बड़ा था और भारत के पूरे नक्शे पे इतना ज्यादा फैला हुआ था कि पत्रकारों को, मीडिया को इसको कवर करना था। बहुत से पत्रकारों ने, अनगिनत पत्रकारों ने बेहद संवेदनशील ढंग से, सेंसिटिव ढंग से, इमोशनल ढंग से, प्रैक्टिकल ढंग से इसकी रिपोर्टिंग की। एक एक जगह जाकर कुछ पत्रकार साथी सैकड़ों किलोमीटर भी चले, उन्होंने रिपोर्ट की इस पर। और इस तरह से जो मध्यम वर्ग बैठा हुआ था, हाथ साफ करता हुआ, खुद को सुरक्षित रखता हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग करता हुआ, उसे दिखाई दिया कि ये है भारत जो सड़कों पे चल रहा है। यह भी भारत है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वरना सारे लोग अपनी बालकनियों में कैद, बहुत आराम से लॉकडाउन को घर के अंदर रहने और जिंदा रहने की पूरी प्रक्रिया के रूप में समझ रहे थे। शायद भारत का जो बड़ा होता हुआ मध्यम वर्ग है, उसके लिए पहला एक्सपोजर था इतना बड़ा देश की गरीबी से, देश के गरीबों से। आप पसंद करें, ना पसंद करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, हेट करें, लेकिन यह हकीकत थी जो सामने घटित हो रही थी, जो घटित हो रही है। इसके बारे में जब रिपोर्टिंग शुरू हुई, तब तस्वीर थोड़ी सी बदली। हालांकि उसमें भी कोशिश बहुत हुई कि इन्हें भी दूसरे ढंग का दुश्मन बताया जाए। बहुत दिलचस्प लगता है जब रिपोर्टर या एंकर सारी बातें कह देता है और फिर कहता है लेकिन ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, यहां पर आप देखिए भीड़ है, ट्रकों में चढ़े जा रहे हैं।
जो बात हमने शुरू में की, दुख की बात नहीं, दुख के कारणों की बात होनी चाहिए। वो एक कारण, आखिर ये प्रवासी मजदूर क्यों इस तरह से जा रहे हैं, क्यों सरकारों ने इन्हें बेसहारा छोड़ दिया है, इसके बारे में बातचीत डिटेल में बहुत कम हमें दिखाई देती है। लेकिन बातचीत हुई, कम से कम ये तो हुआ कि इनको आपने कवर किया, कवर करना भी पड़ा बहुत से मीडिया घरानों को, जो अभी तक नहीं कर रहे थे। और वहां से एक नरेशन आपको दिखाई देगा कि बदलता हुआ दिखाई देता है, जहां पर एक बातचीत करनी बहुत जरूरी है। आज जब हम बात कर रहे हैं, आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वही सुप्रीम कोर्ट जो पहले बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं था, जब 91 लाख मजदूर घर पहुंच गए सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 91 लाख माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर पहुंच चुके हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि सरकारों को माइग्रेंट वर्कर्स की देखभाल करनी चाहिए, उनसे किराया नहीं वसूलना चाहिए, उन्हें बसों और ट्रेन में मुफ्त घर तक पहुंचाना चाहिए, और साथ ही यह भी कहा कि उन्हें उनके खाने और पीने का भी इंतजाम करना चाहिए। शायद ये सारा का सारा जो बदलाव इसलिए भी आया क्योंकि लगातार मीडिया में जिस तरह की कवरेज हो रही है, जिस तरह से बातचीत हो रही है, उसने बाध्य किया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, और हमारे जो लेजिस्लेटर और जुडिशरी सेक्टर है, क्षेत्र है, जो ये लोकतंत्र के तमाम खंबे हैं, इनको मजबूर किया इस समय की सबसे बड़ी हकीकत ने कि अगर हमने बात नहीं की इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे, कैसे हमारी क्रेडिबिलिटी बनेगी। तो ये एक जो चीज है जो मैं यहाँ दर्ज कराना चाहती हूँ कि ये जो चेंज हमें दिखाई दिया, ये बतौर इसलिए संभव हुआ क्योंकि लॉकडाउन के जितने भी नियम हो उनको धता बताते हुए मजदूर खुद को जिंदा रखने के लिए सड़कों पर उतरा, घर जाने के लिए उतरा, और उसने अपने उसका दुख, चाहे वो लाशों के रूप में हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर की जो फोटो वायरल हुई, जो वीडियो वायरल हुआ, जहां पे माँ मर गई है और नन्हे बच्चे को पता नहीं है, वो उसका आंचल खींच रहा है, शॉल खींच रहा है, या जो 4 साल का इरशाद जो ट्रेन में जिसकी मौत हो गई। इस तरह के जो अनगिनत वीडियोस, अनगिनत फोटो आए, उसने इस देश को कम से कम 2 महीने से ऊपर लॉकडाउन के बीत जाने के बाद मजबूर किया देश की हकीकत को देखने को। और आज पत्रकारिता का जो ये चरण है, वह कम से कम आंखें चुराता हुआ नहीं, सच्चाई से आंखें मिलाता हुआ दिखाई देता है हमको। एक बड़ा सेक्शन इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन वहीं आप देखिए कि इस समय होता क्या है, पत्रकारिता के भीतर की जो दौर है, पत्रकारिता के भीतर का दौर बेहद डरावना है। इतने बड़े पैमाने पर छटनियां हैं, एक भी समूह ऐसा नहीं है जहां छटनी नहीं हो रही। जितना बड़ा समूह उतने बड़े पैमाने पर छटनियां, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। हमने जब जी न्यूज वाली खबर सामने आई कि वहां पे लोगों को, पत्रकार साथियों को कोरोना हुआ है, उस समय जिस तरह के डिटेल्स जी न्यूज के अंदर के आए, सुधीर चौधरी के आए, कि किस तरह से वो लोगों को बता रहे थे, डरा धमका रहे थे कि किसी को खांसी या बुखार हुआ तो वो देख लेंगे, और इसके बाद जो आलम है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग सील होती है, बड़ी संख्या में जो वहाँ काम करने वाले पत्रकार साथी हैं उनको कोरोना निकलता है, उनके इलाज की क्या बुनियादी सुविधाएं संस्थान मुहैया करा रहा है, इसके बारे में किसी को विस्तृत रूप से जानकारी नहीं है। तो एक तरफ तो संकट ये है कि जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लोग बाहर आ रहे हैं, उन्हें कोरोना हो रहा है, वे कोरोना ग्रसित हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा संकट है पत्रकारिता का, कि वो अखबार, वो टीवी चैनल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम संबोधनों पर छाती पीट पीट के प्रचार प्रसार करते थे कि किसी की भी नौकरी नहीं जानी चाहिए, किसी की भी सैलरी कट नहीं होनी चाहिए, वे सारे के सारे समूह पत्रकारों को बिना कोई नोटिस के एक मेल पर, एक फोन पर निकाल रहे हैं, और ऐसी तादाद हजारों में है। एडिशंस के एडिशंस बंद हो रहे हैं,
और लगातार उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं, निकालना नहीं, उनसे कहा जा रहा है कि आप इस्तीफे दे दें। ये जो दौर पत्रकारिता का है कि जहां पर जो दिहाड़ी मजदूर में पत्रकार तब्दील हुआ है, नए जो पूरा का पूरा मीडिया का दौर आया है, मीडिया का जो रूप आया है, जहां कहीं से भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर हम पाते हैं कि मीडिया में बड़े पैमाने पर छटनियां हो रही हैं, पत्रकार बेरोजगार हो रहे हैं। कोरोना की मार, कोरोना से जिंदा रहेगा पत्रकार की नहीं रहेगा, लेकिन एक बात तय है कि कितने लोगों की नौकरी बची है इस समय, कितने लोग पत्रकारिता कर पाएंगे, वे लोग कहाँ जाएंगे। तो ये दोहरा संकट इस समय मीडिया में दिखाई दे रहा है। पहला संकट तो यह कि पत्रकारिता इस दौरान जितनी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, उसे दोबारा कैसे हासिल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो अवधारणा की लड़ाई में मीडिया का इस्तेमाल सत्ता प्रतिष्ठान करते रहे हैं, उसमें जो लम्बलेट मीडिया है, जो पूरी की पूरी तरह से बिछा हुआ गोदी मीडिया है, वह उसके बरक्स क्या चीज खड़ी होगी। तो पत्रकारिता के लिए जो कोरोना काल है, कोरोना का संकट है, वह बहुत गहरा है। और अंत में मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि यह हाल सिर्फ पत्रकारिता का नहीं है, यह हाल लोकतंत्र के तमाम खंभों का है। क्योंकि कोरोना काल ने, कोरोना संकट ने हमारे सिस्टम की जितनी विसंगतियां हैं, जितनी गंदगी है, हम कितने अंदर से नफरत करने वाले हैं, कितना अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस सबको उघाड़ कर सामने ला दिया है। एक तरफ जो पूरी बुराई है वह सामने है, और वहीं दूसरी तरफ जो अच्छाई है वह भी सामने आई है। जो लोग बचाने वाले हैं, जो लोग रिपोर्ट करने वाले हैं, जो नौकरी को की कीमत पर भी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं, जो जान को जोखिम में डालने वाले पत्रकार हैं, एफआईआर हो गया तब भी रिपोर्टिंग करनी जिन्होंने नहीं छोड़ी, जिन्हें कोरोना हो गया लेकिन उन्होंने तब भी रिपोर्टिंग नहीं छोड़ी। तो ऐसे पत्रकारों का भी हुजूम बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा है। शुक्रिया।